अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अ, ये जो वीडियो है ये मेरे रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है, जो मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ये समझाने के लिए कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है और रेफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि जब आप अपनी रिपोर्ट लिखने लगोगे तो अ, उस वक्त ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है, रेफरेंसेस किस तरह तरीके से दिए जाते हैं। और किसी भी किस्म की रिसर्च रिपोर्ट जो है वो रेफरेंसेस के बगैर नहीं लिखी जा सकती। रेफरेंसेस का बेसिकली मतलब होता ये है कि आप अपनी रिपोर्ट में ये बताएं कि आपने दूसरे कौन-कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि आपके काम के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है? तो अपने काम की सिग्निफिकेंस को प्रूव करने के लिए और दूसरी बात ये है कि प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपने ज़रूरी तौर पे रिलेटेड मटेरियल जो है, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनका आपने रेफरेंस देना होता है कि जी मैंने काम करते वक़्त जो दूसरे ऑथर्स जिन्होंने लिखा है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज़ हैं, उनका जो है वो मैंने काम पढ़ा है, ताकि पता ये चले कि आपने जो काम किया है वो कोई स्पेशल चीज़ है। आप सिंपली किसी और का काम उठा के और आपने अपने तौर पे उसे नहीं कर दिया। आप आगे से मैं आप जब मेरे साथ इंट्रोडक्शन लिख के आएँगे और आप अपना सिचुएशनल एनालिसिस करके आएँगे, तो मैं उसके बाद आपको इसकी रिसर्च सिग्निफिकेंस भी बताऊँगी, ठीक है? कि जो वो आर्टिकल जिसके अंदर से ये पता चलेगा कि आपके काम में स्पेशल चीज़ क्या है, नोवेल्टी क्या है। कोई भी रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस, क्योंकि आप थीसिस के तकरीबन स्टाइल के ऊपर अपनी ये रिपोर्ट्स लिखेंगे, सो दैट लेटर ऑन अगर आप चाहें तो किसी वक़्त जब आप अगर आप में से जो एमएस वग़ैरह में दाखिला लेना चाहें, तो उनके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाए। इसलिए ये आपको इस तरह रिपोर्ट हम लिखवा रहे हैं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट हो जाए कि अगर आपने एमएस लेवल के ऊपर जाके अपनी कोई करनी है, रिसर्च करनी है, तो वो कैसे करनी चाहिए। तो बिल्कुल जो कुछ एक थीसिस के मेन जो उसके टॉपिक्स हैं, वो उसमें मैं आपको कवर इसमें करवा दूँगी, ताकि आपको लेटर ऑन के लिए आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाए और आपको स्किल आपकी बन जाए रिसर्च के हवाले से। तो रिसर्च के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको साइटेशन और रेफरेंसेस देने आएँ, और बेहतर यही है कि बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, आपको एपीए स्टाइल के अंदर, एपीए से मुराद होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है? अब तकरीबन सारी सोशल साइंसेज़ में जो है ना वो साइटेशन करने का एक जो फॉर्मल तरीका है वो उसको स्टैंडर्डाइज़ करने की कोशिश की जाती है। और हमारे यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जगह मैनेजमेंट साइंसेज़ में साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का स्टाइल ही यूज़ होता है। तो आपने भी उसी के रूल्स जो है वो यूज़ करने हैं, क्योंकि हम हमारी यूनिवर्सिटी के लिए यही रेलेवेंट है। और यूजुअली मैनेजमेंट साइंसेज़ के अंदर यही वाला स्टाइल यूज़ होता है। दूसरे स्टाइल्स भी हैं, लेकिन आपको अगर आप ये सीख लें तो आई थिंक इट्स गुड इनफ, ठीक है? तो मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि मैंने आपसे कहा है कि आपने एक-एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखना है, और उसके अंदर आपने ये बताना है कि आपका टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन सिर्फ़ अपना उसके अंदर ओपिनियंस नहीं लिखने। आपने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके अंदर से भी ऐसी चीज़ें निकालें जो कि ये बताएँ कि सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो उसमें से ये चीज़ें निकालो कि जी आपका जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, या जो आपके वेरिएबल्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ठीक? तो ये उसमें से भी आप निकालेंगे, और जहाँ से जिस सोर्स में से निकालेंगे उसको उसको एक्नॉलेज करना, उसका रेफ़रेंस देना ज़रूरी है, ठीक है? अब ये आर्टिकल्स जो हैं, ये जो आपने पढ़े हैं, उसमें भी उन्होंने, क्योंकि वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए उसमें भी उन्होंने रेफ़रेंसिंग की हुई है। तो ये आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, उन्हें पता नहीं होता ये चीज़ क्या है। अब आप गौर से देख लें कि साइटेशंस होती क्या हैं, ठीक है? अब मैं इस वीडियो के लिए मैं जो है मैंने यूट्यूब से डिफरेंट सोर्सेज़ लिए हैं, ये सारा मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसको रोक-रोक के मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो बिकॉज़ आई एम पुटिंग दिस ऑन यूट्यूब, सो आई एम सेइंग दैट
The material which I am presenting, I have not developed it on my own, but only for the reference of the students. I am, explaining it to them, but this is not my original work, and I give just the sources who have compiled this. Uh, I give credit to them for this. This is not my original work. This is just an explanation for my students. ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, कि साइटेशंस होती क्या हैं और रेफरेंसेस होते क्या हैं, ठीक है? ऑलराइट, लेट मी शेयर दिस विद यू। What is a citation? A citation is a formal way of indicating to a reader where quoted or paraphrased information is coming from. You may have noticed these kinds of citations in the textbooks and articles you've read for class. In text citations give a reader enough information to verify the research being included and find. अच्छा, अब देखें आपने अ, इस तरह की साइटेशंस आप अपने आर्टिकल्स जो आपने मुझे निकाल के दिखाए, उनको दोबारा से देखें। उसमें इस किस्म की साइटेशंस बहुत सारी गिवन होंगी। उनको प्लीज़ वापस जाके जिस तरीके से इसने हाइलाइट किया हुआ है, इसी तरह जिन साइटेशंस को आपने यूज़ करना है, उनको हाइलाइट करें सबसे पहले, ओके? हाइलाइट करें, जो चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट हैं, उन वहाँ पे हाइलाइट करें और फिर आप देखें ये है क्या चीज़। The source in the references page. Keep in mind that in text citations are required for both quotes and for paraphrased information. In APA, an in text citation can be in parentheses at the end of a sentence पैरेंथेसिस का मतलब है अम इन पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट्स। ये 2 तरह की जो ये टेक्स्ट है, 2 तरह की साइटेशंस है। इन टेक्स्ट यानी छोटी वाली जिसमें सिर्फ नाम और ईयर आता है, ठीक है? इसे इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। ऑलराइट? दीज़ आर कॉल्ड इन टेक्स्ट साइटेशन और इनको देने के 2 तरीके हैं, ये अब आपको बता रहा है, ठीक है? यानी जहाँ पे आप इस तरह जब आप पैराग्राफ लिख रहे होगे, तो उसमें से मैंने कहा ना किसी दूसरे जो आपके आर्टिकल्स हैं, उसमें से आप रेफरेंसेस और टेक्स्ट साइटेशंस निकाल के लेके आएँ, ठीक है? जो साइटेशंस हैं, वो इस तरीके से देनी है जैसे ये आपको बता रहा है। आपने भी जो अपना पैराग्राफ लिखना है, इस तरीके से इसने फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ लिखा है, तो जैसे इसने साइटेशंस दी हुई हैं, इसी तरह आप अपने रेलेवेंट आर्टिकल्स की साइटेशन दें। or in a signal phrase in the sentence itself. How do I format an in text citation? Okay, so here we have some sample text that includes information from outside sources. I have put quotation marks around words that I'm using from my source. Now, the basic pieces needed to cite a direct quote are the author, the year, and the page number. This information can be included in two ways. The first way is to put everything in parentheses at the end of the sentence. अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जब इसने यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, ये पेज नंबर देने की सिर्फ़ तब ज़रूरत होती है, जब आपने वर्ड टू वर्ड किसी की चीज़ लिखी हो और वो भी मैं आपको बता दूँ कि वर्ड टू वर्ड कहीं और से लिखना नहीं जा सकता, उसकी वजह से उसमें फिर सिमिलैरिटी ज़्यादा आ जाती है, जिसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में उसको प्लेजरिज्म कहा जाता है, ठीक है? तो इसलिए वो यूजुअली आपको पेज नंबर का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होगी अनलेस आप डेफिनेशन दे रहे हो। जब डेफिनेशन दे रहे होगे, वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो तब आपको ये पेज नंबर देना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मत दें, सिर्फ़ नाम और ईयर। Each piece would then be separated with a comma. And note too that you include a P dot before the page number. And the period to end the sentence goes after the parentheses. The second method, which is often the better option,
is to use a signal phrase to cite the author's name in the sentence. अब देखो, एक बता रहे हैं 2 तरीके से इनसाइट साइटेशंस 2 तरीके से दी जाती हैं। एक दी जाती है ये कि आपने किसी के काम को पढ़ा, अपने वर्ड्स में लिखा और बाद में ये इस तरह जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर उसका सेकंड नेम ऑथर का और साथ ईयर ये लिख दिया। तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो पिछला जुमला था ये जो आइडिया था ये इस ऑथर का था, ठीक है? ये आइडिया इस ऑथर का था। वर्ड्स तो आपने इन एनी केस नहीं यूज़ करने ना, वर्ड टू वर्ड तो किसी को यूज़ करना है नहीं। अपने वर्ड्स में उसका आइडिया लिखना है, लेकिन आइडिया भी किसी और का अगर लिखा है, जो एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, जो आप बताओ कि दूसरे लोगों के सिमिलर आइडियाज़ क्या हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको अपने वर्ड्स में लिखो और जब ये यहाँ पे लिखोगे एट द एंड तो पता चल जाएगा कि पिछले आने वाला जो जुमला था, ये इस बंदे ने लेमन ने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा था। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि सिग्नल फ्रेज़ की भी लिखी जा सकती है। इसी इसी ऑथर के आर्टिकल को अगर आप ये इस तरह साइटेशन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू इसको सिग्नल फ्रेज़ में से अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ लेमन भी लिख सकते हैं, एज़ पर लेमन भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेमन रिमार्क्स, लेमन 2004 रिमार्क्स एटसेट्रा तो ये इसको सिग्नल फ्रेज़ कहा जाता है। अपने आर्टिकल्स में पढ़ें आपको इस तरह के सिग्नल फ्रेजेस मिल जाएँगी। जहाँ भी आर्टिकल्स में आपके जो है इस तरह के इम्पोर्टेंट जो हैं वो रेफरेंसेस हैं उनको पहले हाइलाइट करें ताकि आप जब ये देख लें वीडियो तो उसके बाद अपने आर्टिकल्स के अंदर से भी उसको हाइलाइट करके देखें। जहाँ जो-जो पैराग्राफ्स आपने रेलेवेंट लगते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन में जो-जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ना जहाँ-जहाँ आपको लगे कि हाँ, इस आर्टिकल में ये वो बात कर रहा है जो कि इम्पोर्टेंस को बताता है उन वेरिएबल्स की जो मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसको जब आपने रेफरेंस देना है तो उसमें इस तरह के रेफरेंसेस आएँगे। उसका मतलब क्या है ये आपको मैं बता रही हूँ और वो आपने अपने काम में देने हैं। If you use a signal phrase, you put the year the source was published in parentheses immediately after the name in the sentence, and then just the page number in parentheses at the end of the sentence. पेज नंबर देने की सिर्फ तब ज़रूरत है जब वर्ड टू वर्ड देखो इन्वर्टेड कॉमास में दिया है। पेज नंबर देने की अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर देने की सिर्फ तब ज़रूरत है जब आपने ये जो है कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हों, ओके? पेज अदरवाइज़ आप पेज नंबर नहीं दोगे, जब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यूज़ करोगे और जैसे इसने सिर्फ एक लाइन यूज़ की है, इस तरीके से यूज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ हो सकता, बाद में आपको उसको रीवर्ड करना होता है, नहीं तो प्लेजरिज़्म आती है। Note that you do not include first names when citing authors in APA. Now, if you are paraphrasing and not directly quoting, the same options apply, but with one exception. You omit the page number. ठीक है? यहाँ पे वो यही जैसे मैं आपको बता रही थी, वो का था डायरेक्ट कोटेशंस वर्ड टू वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमास में थे। ये एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा है जहाँ पे उसने वो आइडिया तो लिखा है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा तो वहाँ पे ऑथर का सेकंड नेम और उसका ईयर बस, ये साइटेशन कंप्लीट है। Okay, simple enough. But there can be some complications. Let's look at a few of those. What if there is more than one author? How you cite multiple authors depends on how many there are. If there are two authors, you list both with the word and between them. If you cite them in the sentence, the and is spelled out. If you cite them in the parenthetical, you use an ampersand. समझ आई? यानी जब 2 ऑथर्स ने आर्टिकल लिखा हो और आपने ये इन ब्रैकेट्स वाला ऑप्शन यूज़ करना हो तो एम्परसैंड यूज़ करते हैं और अगर यही चीज़ आपने लिखनी हो लाइक अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड रॉबर्ट्स लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड रॉबर्ट्स फिर ब्रैकेट में लिखोगे 2016 तो वो ए एंड डी यूज़ करेंगे, ठीक है? ये इसके रूल्स हैं, एपीए के रूल्स हैं, आपने इसी तरह करना है। पैरेंथेसिस में एम्परसैंड और अदरवाइज़ वर्ड्स में एंड। If there are 3 to 5 authors, you need to name all of them the first time you reference the source.
For every reference after that, you can just use the first author followed by et al., which is Latin for and others. If there are 6 or more authors, you only use the first author's name followed by et al. अच्छा जी, अगर 2 ऑथर्स हैं तो वो एंड वाला आपको सिखा दिया है। अगर 3 से 5 ऑथर्स हैं तो पहली दफ़ा तो सब ऑथर्स का जो है वो सेकंड नेम लिखना पड़ेगा, यानी लेकिन उसके बाद आप एट ऑल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब 3 से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं तो आप ये एट ऑल यूज़ कर सकते हैं, व्हिच मीन्स क्या कि स्मिथ एंड अदर्स, ये एट ऑल जो है ये लैटिन से है, एंड अदर्स, स्मिथ एंड अदर्स, ये तब है जबकि आर्टिकल या किताब या जो भी रेफरेंस है उसमें 6 से ज़्यादा उसके ऑथर्स हैं, ज़्यादा ऑथर्स वाले भी होते हैं। तो ये जब एट ऑल लिखा होता है तो समझ जाओ कि ये जो भी है बंदा जिसका सेकंड नेम मिस्टर स्मिथ है, उसमें स्मिथ है और जो है वो 3 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने मिलके ये जो है उनका काम जिसको आप साइट कर। every time you cite the source. So, what if there is no author? This is fairly common with web sources, especially if you are citing government agencies or professional organizations. If no author is identified, you have two choices. You can use the organization in place कई दफ़ा ऑथर का नाम नहीं होता, जैसे रिपोर्ट्स में आप ढूँढने की कोशिश करें कि ऑथर का नाम आपको मिले। अगर ऑथर का नाम नहीं मिलता तो आपने ऑर्गनाइज़ेशन का नाम लिखना है। of an author, or you can use the title of the source. अगेन टाइटल ऑफ द सोर्स वेब वेब के लिए यूज़ होता है। कई दफ़ा ऑथर का नाम नहीं मिल रहा तो टाइटल जो उसका आर्टिकल का या ब्लॉग का टाइटल है, ठीक है? कई दफ़ा ब्लॉग्स होते हैं जिसको कि आप करना चाहो, न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं जिसको आप करना चाहो। तो ऑर्गनाइज़ेशन का नाम को भी यूज़ किया जा सकता है अगर ऑथर ना हो, बट दैट्स रेयर, हो सकता है ऐसे। Either in a signal phrase or a parenthetical citation. Remember that titles of articles need quotation marks around them. यानी अगर आपके पास ऑथर का नाम नहीं है और आपने जो है टाइटल को ही यूज़ करना है एज़ ऑथर नेम इंस्टेड ऑफ ऑथर नेम, तो उसपे कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे। Titles of books and longer works need to be italicized. यानी दूसरा अगर टाइटल किताब है तो उसको इटैलिक में देना है। आप चाहे इटैलिक दे लो, चाहे इन्वर्टेड कॉमा, दोनों ठीक है। टाइटल नहीं यूज़ करना होता रेफ़रेंस देते हुए। पहली तो ऑप्शन ये है कि आपको ऑथर का नाम मिल जाए, जिस बंदे ने वर्क लिखा है। आर्टिकल हमने आर्टिकल का नाम नहीं देना होता यहाँ पे। पहली कोशिश ये होनी चाहिए हमें ऑथर का नाम मिल जाए। ये सिर्फ़ तब जब आपको किसी सूरत 1 या 2 या 3, 4, 5 ऑथर्स का नाम नहीं उसके साथ एसोसिएट हो रहा और ये इम्पोर्टेंट काम है, तो तब फिर आप उस टाइटल का आर्टिकल का नाम लिखोगे, लेकिन अगर नाम लिखोगे तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। बट दिस इज़ रेयर, यूजुअली ऑथर का नाम लिख दो, वो ठीक है, यानी ऑथर का नाम और ईयर। और 2 तरीके हैं जैसे बताया आपको कि आपने रनिंग टेक्स्ट में दे सकते हो या आप वो ब्रैकेट्स के एंड एंड में ब्रैकेट्स की तरह दे सकते हो या आप उसके फ्रेज़ के साथ दे सकते हो। What if there is no page number? This is also common with web sources. You have a couple of options if this arises. If the paragraphs are numbered, you can cite the paragraph by writing PARA dot and then the number. If the paragraphs are not numbered, then you can cite the appropriate heading and specify the paragraph under that heading. What if there is no date provided? Because APA is primarily used in the sciences, the date of cited information is more important than in other styles. देखो जी, ये यूजुअली तो वो कोशिश करें, वो फिर दोबारा बता रहे हैं, कोशिश ये करें कि ऐसे आर्टिकल्स का रेफ़रेंस ना दें, जिसमें डेट्स नहीं है या जिसके अंदर आपको ना ना देखो आर्टिकल जो उसके ऑथर का नाम नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोशिश सबसे पहले यही होनी चाहिए कि आप जो है वो ऐसे नाम दें जो कि
जिसके साथ डेट्स में, और ना हो तो तब आप जो है फिर वो एनडी लिखेंगे। वैसे कोशिश ये करें कि इसी तरह देखें, ये एट ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 3 से ज़्यादा लोग होंगे, और एट ऑल को देखो इन्होंने जो है वो इटैलिक में लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये एट ऑल लिखा हुआ है। जो कंप्लीट रेफरेंस होगा एट द एंड उसमें सब सारे नाम होंगे। यहाँ पे क्योंकि ये इन टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर है, इसको साइटेशन बोलते हैं। हर साइटेशन का एक रेफरेंस होता है। अब अगली चीज़, यहाँ से मैं रोक के कुछ और आपके साथ स्ट्रीम करती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि रेफरेंस देने के अंदर एक साइटेशन होती है जो कि आपने देनी है, इस तरह की एक शॉर्ट citation within the paragraph that you are writing, all right? और once you have done that, फिर यही नाम जो है ये रेफरेंस लिस्ट में जो बाद में आएगा, ठीक है? आप बना के रख लें अपने पास, फिर उसके बाद वो आप बाद में करेंगे। जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट होगा उसका वेरी लास्ट थिंग, जब आप ये आर्टिकल्स पढ़ोगे उसमें भी देखना कि इन टेक्स्ट के अंदर भी रेफरेंस होता है, इन टेक्स्ट में इस तरह दिया जाता है जिसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं, और फिर यही चीज़ इसको डिटेल में दिया जाता है एट द एंड ऑफ द आर्टिकल। इसी तरह एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट आपने भी इस तरह के रेफरेंसेस बाद में बनाने होंगे। तो जो आप अम, जिन-जिन ऑथर्स के काम को इस ये शॉर्ट रेफरेंस बनाओ, उनके और इन टेक्स्ट रेफरेंस बनाओ, उनके साथ-साथ जो है वो कंप्लीट रेफरेंसेस भी बनाते जाएँ और अपने एक रेफरेंस लिस्ट बनाते जाएँ। बाद में उसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करके और वो भी प्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट रेफरेंस इनसाइड द आर्टिकल तो देना ही देना है, जो भी पैराग्राफ आप लिखने हैं उसमें इनका रेफरेंस तो देना है, जो जिन ऑथर्स ने ये आइडिया प्रेज़ेंट किया था, बट एट द एंड उसका कंप्लीट रेफरेंस भी देना है। तो वो मैं आपको एक और सोर्स से दिखाती हूँ ताकि बात जो है उसको क्लियरली समझ आए। सो आई वांट टू शेयर समथिंग एल्स विद यू नाउ। ओके। हुँ, Common citation style used in the sciences and social sciences. There are two main components of a citation. First, when you reference another source, include an in-text citation in the body of your paper. In APA style, this citation includes the author's last name or organization. देखो जो चीज़ हमने एग्ज़ैक्टली अभी बताई है, ठीक है? ये देखो ये 2 अगर ऑथर्स थे तो बीच में इन्होंने एम्परसैंड यूज़ किया और एंड में ईयर यूज़ किया, ठीक है? ये मैं सिखाया ना अभी आपको, ये इन टेक्स्ट साइटेशन जिसको बोलते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन। 2 ऑथर्स थे, बीच में एंड यूज़ किया हुआ है, ठीक है? अगर नाम नहीं है, वैसे 90% तो नाम होते हैं। अगर नाम ना मिल रहे हों तो उनकी ऑर्गनाइज़ेशन को भी लिखा जा सकता है या टाइटल भी लिखा जा सकता है, बट दैट्स रेयर। यूजुअली ऑथर्स के नाम होते हैं। इस कोई जो भी पर्टिकुलर कैपलन एंड रिस्टल जो ये ऑथर है, ये 2 होंगे, इसलिए देखो उन्होंने यहाँ एम्परसैंड यूज़ किया है। क्यों एम्परसैंड यूज़ किया है? इसलिए क्योंकि ये इस तरह का साइटेशन बनाई हुई है जो कि ब्रैकेट्स के बीच में है। अगर 2 ऑथर्स की साइटेशन जो पहले भी बात की है, अगर वो होता अकॉर्डिंग टू कैपलैंड एंड रिस्टल इन ब्रैकेट्स हियर, तो तब ए एंड डी एंड होता। चलें। Comma, and the year in parentheses. If there are more than 3 authors, include the first author's last name, then use the abbreviation et al., which means and others. Then, include a complete citation in the reference list at the end of your paper. Your in-text and reference list citations should match. A reference list citation typically includes the author, the date, the title of the work, and the source, or information about where you can get it, including any URLs or other links. Each part is separated with a period. In the reference list, use a hanging indent and organize your references alphabetically by author's last name. मैं ज़रा थोड़ा-सा दोबारा दिखाऊँ, देखो। ऑलराइट, देखा? अब देखो क्या है ये? ये मसलन वो कौन-सा था कैपलैन वाला, ठीक है? इसको दिखा रहे थे, ये देखा ना?
कैपलन एंड रिशल टू 2019, ठीक हो गया। ये तो जब आप अपना लिखेंगे तो फिलहाल तो आप जो आपका टेक्स्ट है उसमें तो इस तरह का एक शॉर्ट साइटेशन रेफरेंस देंगे। फिर जब एंड में आपकी रिपोर्ट के बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके आर्टिकल्स में होता है, उसी तरीके से देखो कैपलैन वो पूरा उसका आर्टिकल उसका नाम यहाँ पे गिवन है, ठीक है? ये कैपलैन वाला पहले देखा था ना? हाँ, अब देखो ये सेकंड नेम है, इसका फर्स्ट नेम का इस यहाँ पे सिर्फ जो है वो एपीएस स्टाइल में उसका जो है वो यूज़ किया जाता है फर्स्ट लेटर और फिर डॉट लगा दिया जाता है। अब एस से कुछ भी हो सकता है, साउंडर्स वगैरह आई डोंट नो। तो ये उसका सेकंड नाम है। जैसे मैं जब लिखती हूँ आर्टिकल्स तो उसका मेरा नाम है फरीदा फैसल। तो जब वो उसके रेफरेंस बनता है तो वो फैसल डॉट एफ बनता है क्योंकि माय सेकंड नेम इज फैसल, राइट? तो फैसल डॉट एफ बनता है क्योंकि माय फैसल कॉमा एफ डॉट। अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है तो उसको जब आप इसका कंप्लीट रेफरेंस दोगे तो वो होगा फैसल कॉमा एफ डॉट सेकंड नेम। और इन टेक्स्ट के अंदर सिर्फ सेकंड नेम यूज होता है। ये जो फर्स्ट नेम का जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे उसका एब्रिविएशन वो नहीं होता यूज। इसी तरह रिशल, रिश्टेल, रिक्टेल जो है वो और साथ एम, आई डोंट नो व्हाट एवर एम स्टैंड्स फॉर, लेकिन ये उसके फर्स्ट नेम का सिर्फ क्या है उसका जो है वो एब्रिविएशन है या उसका फर्स्ट लेटर है फर्स्ट नेम का, ठीक। और ईयर यूजुअली जो है ना वो हम यहाँ पे इन्होंने क्योंकि ये रेफरेंस दिया है किसी he has given reference not of an article but of a newspaper, तो इसलिए न्यूज़पेपर का जब दिया जाता है तो साथ इसके ईयर भी न्यूज़पेपर का ईयर और डेट ऑफ पब्लिकेशन भी दी जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का है ना, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का उसने साथ यूआरएल भी गिवन है। बट कहने का मकसद ये कि जो मर्जी आपका अगर आर्टिकल जो मर्जी आपका अगर शॉर्ट रेफरेंस है तो उसका एक कंप्लीट रेफरेंस भी होगा जिसके अंदर नाम भी होगा। देखो जैसे यहाँ पे इसने जो है वो दिस इज प्रोबेबली अ बुक, ठीक है? तो बुक का थोड़ा-सा डिफरेंट होता है और जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो जर्नल के आर्टिकल्स होते हैं, उनके रेफरेंसेस थोड़े-से डिफरेंट से बनाते हैं, को किस चीज़ को इटैलिक करते हैं। ये तो करना बड़ा आसान है, आपके पास जो है वो अब इस किस्म का सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि एपीए के रेफरेंसेस को बना सकता है। अगर आप उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो रेफरेंसेस बना दिए जाएँगे। अगर आपने ऐसे रेफरेंसेस देने हैं जो कि आपने उन आर्टिकल्स में से पढ़े हैं लिए हैं जो कि आपने पढ़े हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा कन्वीनिएंट है कि उसके रेफरेंसेस ऑलरेडी आर्टिकल के बैक के ऊपर जो है वो गिवन होते हैं। उसका मतलब यही है कि जो आप कुछ आपने पढ़ा है अ, उसका आप रेफरेंस दे रहे हैं कि ये यही आइडियाज़ किसी और ने भी एक्सप्रेस किए हुए हैं। ठीक है? यही आइडियाज़ किसी और ने भी एक्सप्रेस किए। रेफरेंसेस का काम यही होता है कि ये सिर्फ़ मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, ये इस बंदे ने भी ये बात की हुई है, इस बंदे ने भी सिमिलर बात की हुई है। तो अब आपने इस तरह के अब आप क्या करें वापस जाएँ और आप जाके अपने जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर से हाइलाइट करें इन टेक्स्ट रेफरेंसेस को जो आपके लिए रेलेवेंट हैं, जो कि मसलन अगर इंट्रोडक्शन जब तुम लोग लिख रहे हो तो उसके अंदर जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी दोज वेरिएबल्स व्हिच आर इन योर टाइटल, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, तो जो पार्ट्स उसके इम्पोर्टेंस को शो करते हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स के रेफरेंसेस हैं और यूजुअली ये ऑथर्स के रेफरेंसेस लेटेस्ट होने चाहिए। कोशिश ये करें कि 2015 से पहले के रेफरेंसेस चूज़ करें मिनिमम, अनलेस आप कोई पुरानी थ्योरी के बारे में ओल्ड थ्योरी के बारे में बता रहे हैं तो ठीक है आप पुराने रेफरेंसेस दे सकते हैं। नहीं तो कोशिश ये करें कि 2015 के बाद के ही जितने मैक्सिमम रेफरेंस होंगे उतने ज़्यादा आपका काम जो है वो रेलेवेंट समझा जाएगा। तो ट्राई दैट, मतलब मिनिमम रेफरेंसेस होने चाहिए 2015 से पहले के और 2000 से पहले के तो बहुत ही कम होने चाहिए रेफरेंसेस, ठीक है? मैक्सिमम रेफरेंसेस कोशिश करें कि बिल्कुल लेटेस्ट रेफरेंसेस हों। अब वो 2 तरह के, ये याद रखो कि ये 2 तरह के हैं। इन टेक्स्ट जहाँ आपने इन टेक्स्ट दिया उसका एंड में रेफरेंस लिस्ट में देना है। फिलहाल
आप सिर्फ़ मुझे इन टेक्स्ट रेफ़रेंस दिखाओगे जब पहली दफ़ा मुझसे मिलने आएँगे और आप अपना आपने जो इंट्रोडक्शन और सिचुएशनल एनालिसिस का काम किया है उसके अंदर मैं इन टेक्स्ट रेफ़रेंस देखूँगी, लेकिन एंड में उसके आप लोग जो है वो कंप्लीट रेफ़रेंसेस भी दे दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह बना के लेके आएँ इसे। लेट मी शेयर समथिंग एल्स विद यू। देखिए, मैं आप लोगों की मेथोडोलॉजी के लिए बना रही थी। ऑलराइट। देखो मेथोडोलॉजी के लिए आई वाज़ डूइंग सम काइंड ऑफ अ रिसर्च ऑन द काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी। मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादातर जो हैं वो क्वालिटेटिव सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो हैं उसकी टेक्नीक यूज़ करें। आप में से बाय द वे जो लोग सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की टेक्नीक नहीं यूज़ करना चाहते और क्वांटिटेटिव रिसर्च की टेक्नीक आप क्वाइट कॉन्फिडेंट हो कि मेरा ख़्याल में कि ये माहम अब्बासी वाले जो है शायद ये चाहें कि जी दे वांट टू यूज़ अ क्वांटिटेटिव टेक्निक, यू कैन कम एंड डिस्कस इट विद मी। The rest of you who don't know about research methodology, who don't know quantitative data analysis, they would be doing qualitative research क्योंकि मैं इस लेवल पे आप भाई आपको quantitative data analysis नहीं सिखा सकती, that's not possible. What I'm going to do is कि मैं आपको कम से कम research के fundamentals तो सिखा दूँ ना। ज्यादातर तो clean bold है ना, उनको तो fundamentals of research ही नहीं आते, which is very unfortunate. आई डोंट नो कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में क्या पढ़ा है, बट जो भी पढ़ा है एनीवे वो प्रोबेबली आपने भुला दिया, बेचारे टीचर ने तो पढ़ाया होगा। बट द थिंग इज़ कि आपको डाटा एनालिसिस का सिफ़र भी नहीं आता। तो जिसको अगर डाटा एनालिसिस आते हैं, वो रिसर्च ग्रुप मुझे जल्दी से इस वीडियो को देख के कॉन्टैक्ट करे कि जी हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्च के डाटा एनालिसिस हमें आता है, तो हम वो करेंगे और हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। जिनको नहीं आता, उनको ये है कि मैं किसी शॉर्टकट तरीके से उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए और खुद करके दे दूँ, फॉरगेट इट, वो नहीं होएगा। उनसे बहुत बेहतर ये है कि मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च कराऊँ। ख़ैर फ़िलहाल तो मैं आपको साइटेशन सिखा रही हूँ। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मैं यही देख रही थी कि यार क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इज़ इट एक्सेप्टेबल इन द क्वेश्चन मेरा ये था कि इज़ इट एक्सेप्टेबल फॉर सोशल साइंस रिसर्च? क्योंकि आप लोग भी जो हैं वो मैनेजमेंट साइंस रिसर्च हो या बिज़नेस रिसर्च हो, कॉमर्स की जो रिसर्च है, इसे सोशल साइंस रिसर्च ही कहते हैं ना। तो उससे उसके लिए मैंने 1-2 डिफरेंट सोर्सेज़ देखे और उसमें मैंने देखा, अभी मैं इसको आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, मैं इसको पैराफ्रेज़ कर रही हूँ। तो वर्ड टू वर्ड मैंने लिखा हुआ है कुछ, बट इसको मैं बाद में पैराफ्रेज़ कर दूँ, आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत पैराफ्रेज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेफरेंसेस इम्पोर्टेंट हैं वो उसमें जैसे ब्रैडफोर्ड एंड कलन का एक रेफरेंस है जो 2012 का है, नॉट वेरी रिसेंट, लेकिन चलें फिर भी ये है कि ये इट्स अ गुड रेफरेंस क्योंकि ये स्पेशली फॉर द यू नो द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद रिसर्च, उनके लिए किताब लिखी गई है। तो ये उसका मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो है वो उसका मैंने उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट निकाला, ठीक है? उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने निकाला और ये बताया कि इन्होंने दिया है और ये देखें ये किस तरीके से मैंने जो है ये पैरेंथेटिकल नहीं दिया, ये मैंने नहीं दिया, ये मैंने इन टेक्स्ट इस तरह का रेफरेंस दिया है, ठीक है? ये मैंने स्टेटमेंट के तरीके से लिखा हुआ है और उसके बाद एंड में देखो साथ ही मैंने इसको अ, मैंने रेफरेंसेस भी बन ये देखें ना, ब्रैडफोर्ड का अगर यहाँ दिया था तो एंड में भी जो है ना वो दिया है ब्रैडफोर्ड का। और क्योंकि मैं एक सोर्स से ये ले रही थी तो उसी से फिर मैंने वो चीज़ उसको कॉपी कर दिया, ठीक है? एज़ यू कैन सी, इट वाज़ वेरी कन्वीनिएंट फॉर मी। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस दिया है, अगर मैंने कोई यहाँ पे रेफरेंस दिया है तो उसके बाद एंड में भी रेफरेंस दूँगी। इसको मैं एट ऑल भी लिख सकती थी। इसको जब मैं नेक्स्ट टाइम कोट करूँगी तो फिर मैं इसको एट ऑल करूँगी क्योंकि ये 3 है, इसको आप एट ऑल भी लिख सकते हैं। अभी आपने यही सीखा है ना कि जब 3 से ज़्यादा हो तो एट ऑल लिखते हैं। इसको इटैलिक करते हैं इस तरह।
अब देखो माजिद एट अल को अगर आप ढूँढना चाहो तो देखो ये माजिद का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है इसका कंप्लीट रेफ़रेंस है, ठीक है? यानी माजिद का सेकंड नेम और फिर इसके फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर्स फिर ये इन सब के नाम इस तरह दिए हुए हैं। लेकिन जब आप मैं इन टेक्स्ट रेफ़रेंस दे रही हूँ तो सिर्फ़ मैं एट अल यूज़ कर सकती हूँ और उसके वही रूल्स होंगे जो कि अभी इससे पहले आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो जब आप लिख के लेके आएँगे तो इस तरह का वो रेफ़रेंस और जितने रेफ़रेंसेस दिए हैं उनके इस तरह लॉन्ग रेफ़रेंस भी दिखा दें तो बेहतर होगा ताकि साथ-साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो बनना शुरू हो जाएँ। अब जहाँ पे इंट्रोडक्शन में या सिचुएशन एनालिसिस में आपने किसी और ऑथर का इस तरीके से इन टेक्स्ट रेफ़रेंस दिया है, उसका कंप्लीट रेफ़रेंस भी आपके पास इसके साथ मौजूद होना चाहिए। अब जैसे ही माजिद आपने यहाँ पे लिखा, उसी तरह अब यहाँ पे तो क्योंकि एट ऑल है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जिस बंदे ने लिखा है, उस बंदे का सेकंड नाम जो फर्स्ट ऑथर है, उसका सेकंड नाम माजिद है, ठीक है? और साथ और भी लोग हैं जिन्होंने लिखा है, तो फिर जब मैं एम में देखूँगी तो मुझे इसका कंप्लीट रेफ़रेंस मिल जाएगा। देखो, ये पूरा ये नाम आ गए उन ऑथर्स के, फिर आ गया ये टाइटल आ गया अचीविंग डाटा सैचुरेशन एविडेंस फ्रॉम अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ जॉब सैटिस्फैक्शन, फिर ये आर्टिकल उसका नाम आ गया, जर्नल का नाम आ गया। ऑलराइट, जर्नल का नाम आ गया। तो जो आर्टिकल्स आपने मुझे दिखाए हैं उनके भी आपने रेफरेंसेस बनाने हैं और उनके भी आप रेफरेंस दे सकते हो, रेफरेंसेस बनाने हैं, शॉर्ट रेफरेंसेस भी, लॉन्ग रेफरेंसेस भी। और उसके लिए वो बहुत ही आसान काम है, सारे रूल्स याद करने की बजाय ईज़ीएस्ट थिंग इज़ लेट मी शो यू कि ये रेफरेंसेस बनाने के लिए कई दफ़ा तो ये आपको उन आर्टिकल्स में बने-बनाए रेफरेंसेस ही मिल जाएँगे जहाँ से आप जो कि आपके काम के लिए भी रेलेवेंट होंगे, ठीक है? तो होगा ये कि आपने इनको भी पढ़ा हुआ है, तो वो आप क्लियरली वहाँ से कॉपी कर सकते हो। जो-जो रेफरेंस आपके लिए रेलेवेंट है, इर्रेलेवेंट चीज़ें मत लिख दीजिएगा, जो-जो रेफरेंस रेलेवेंट है और जो आपने आर्टिकल्स खुद पढ़े हैं, मुझे दिखाए हैं, उनके भी आपने रेफरेंसेस बनाने हैं, उसके लिए आप आराम से ये इस किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। होल्ड ऑन, देखो ना, ये इस तरह के हाँ, सॉफ्टवेयर्स ये देखें, ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, एपीए साइटेशन जनरेटर, जिसमें वो आपसे कहेगा अच्छा जी ऑथर का क्या नाम है, उसका क्या का क्या नाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके और आपके लिए जो है वो एक रेफरेंस जनरेट कर देगा। सो ये जनरेटर हैं तो बड़े सिंपल से ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे हैं, ऐप्स भी इसकी बहुत सारी अवेलेबल हैं जिसको कहते हैं रेफरेंस जनरेटर ऐप। तो जो आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हैं, उनकी भी आपने जो है ना वो इस इन जनरेटर से साइटेशंस बनानी है। साइटेशंस का अगेन बता दूँ आपको कि जो इन टेक्स्ट साइटेशन है, उसमें सिर्फ सेकंड नेम और उसका ईयर आएगा और जो उसकी साइटेशन है एंड में फिर बाद में जो रेफरेंसेस हैं, वो कंप्लीट रेफरेंस एंड में आएगा, ठीक है? ठीक है, कंप्लीट रेफरेंस एंड में आएगा। देखिए ना, ये मैंने सिर्फ़ वो चीज़ें लिखी हैं अब कि जो अब आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर भी कुछ भी आप चीज़ लिखना चाहें, अगर आप ये तो मैं मेथोडोलॉजी बता रही हूँ ना कि अगर आपने एक मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, तो आपने उसको सपोर्ट देनी है कि भाई मैं ये मेथोडोलॉजी जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो ग्रुप यूज़ कर रहा है, ये वाक़ई एक रिलायबल मेथोडोलॉजी है जो और लोगों ने भी सजेस्ट की है और इसको यूज़ करने का क्या तरीका है ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है सारा। तो उस वो सोर्सेज़ का रेफ़रेंस देना पड़ेगा, इससे आपके काम को सपोर्ट मिलती है कि आप मुँह उठा के जो दिल में आ रहा है खुद से नहीं बोल रहे। आपने कोई और काम भी पढ़े हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप कुछ चीज़ कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखो थिंकिंग तो आपकी अपनी होगी, आपकी अपनी अपनी एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन जो आपका काम है उससे सिमिलर काम होगा। अगर सेम और छापा और सेम थिंग हो जो किसी और ने किया है, वही किसी की मेथोडोलॉजी यूज़ की हुई, किसी और का जो है वो वेरिएबल्स यूज़ किए हुए और विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑन योर ओन, अगर तो आपने कर दिया तो वो तो कॉपीइंग है, उसे तो प्लेजरिज्म कहते हैं, वो गलत चीज़ होती है। उसको अवॉइड करने के लिए जहाँ-जहाँ आपने किसी और के काम को रेफर किया है, उसका आप
साइटेशन दे दें कि यार ये मेरा काम नहीं है, और जो काम आपका अपना है, जो कि फॉर एग्जांपल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स, वो आपकी अपनी होंगी, जो आपने सर्वे किया होगा। जो इस तरह जो मैं कह रही हूँ ना कि सेमी स्ट्रक्चर्ड, आई वुड लाइक कि आप लोग खुद रिलेटेड एक्सपर्ट्स के पास जाएं और उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछें। फेस टू फेस जो हमारा इंटरव्यू, जो हमारा मीटिंग होगी, उसके अंदर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस पहले से हम लिख लेंगे, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम एक इंटरव्यू गाइड बनाएंगे, और फिर आई विल सेंड यू टू अराउंड 20 important experts who know the answer to, who can have important information in that area. तो बेसिकली रिसर्च फाइंडिंग्स आपकी अपनी होंगी, लेकिन उन रिसर्च फाइंडिंग्स तक पहुंचते हुए और अपने रिसर्च क्वेश्चंस को डेवलप करने के लिए पहले आपको रिलेटेड काम तो देखना ही है ना। वो रिलेटेड काम जो है, वो जब आप पढ़ते हो तो उसके बाद उसको रेफरेंस देते हो उस काम का, ठीक है? और उसको कहा जाता है साइटेशंस। और आपने साइटेशंस के लिए जैसे है कि आपने अंडरलाइन, जहाँ-जहाँ पढ़ो साइटेशंस को, जो-जो साइटेशंस आपके लिए हैं उनको इस तरह करके और उसको हाइलाइट कर लो। अब ये हाइलाइट किया ना, यहाँ जो आर्टिकल्स पढ़े उसमें से इम्पोर्टेंट साइटेशंस को हाइलाइट किया, वो यहाँ पे देखा, इन टेक्स्ट साइटेशन देखी, और एंड में उसी की जो है वो कंप्लीट रेफरेंस भी देखा, ठीक है? इस तरह रेफरेंस लिख के और नीचे ये लिख दिया। ये यहाँ तो वो मतलब होगा आपका, जो पैराग्राफ आपने लिखना है उसमें इस तरह की शॉर्ट साइटेशन आएगी, और फिर आप लिखोगे रेफरेंसेस और उसके नीचे कंप्लीट इस तरह की साइटेशन आएगी। सो व्हेन यू कम टू मी, यू मेक श्योर कि आपने जो एक पैराग्राफ लिखना है उसमें 1 या 2 साइटेशंस इंट्रोडक्शन के अंदर भी ज़रूर हो, कम से कम 2 साइटेशन ज़रूर हों, जिसके अंदर आप लिख के बताओ कि आप जो इम्पोर्टेंस बता रहे हो वो इम्पोर्टेंस आपने कहाँ से ली है, ठीक है? इसी तरह जब आप सिचुएशन एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर भी 1 या 2 साइटेशंस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि सोर्स कौन-सा आपके मटेरियल का, ठीक है? जो भी सोर्स होगा मटेरियल का, उसकी भी साइटेशंस होंगी और उसके भी रेफरेंस होंगे। ये इस तरीके से आप लिख के लाएँ, और आइडिया के लिए जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, उसमें हाइलाइट करो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से साइटेशन जो है वो दी जाती है। और जब आपने अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है तो उसमें भी इसी तरीके से साइटेशंस देनी हैं। ऑलराइट? So go through this carefully and build your citations, and when you come to me next time, you make sure कि आपको जो मैंने काम दिया है वो करके लाएं। एक पैराग्राफ हर स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन का लिख के लेके आना है, उसमें 1 या 2 साइटेशन ज़रूर होनी चाहिए जिसमें इन टेक्स्ट भी हो और एंड में कंप्लीट रेफरेंस भी हो। इसी तरह सिचुएशन एनालिसिस में भी कोशिश करें कि 1 या 2 साइटेशन ज़रूर हों। अब अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर जो फेस टू फेस करके लेके आएँगे तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन साइटेशंस आपने देनी हैं ज़रूरी तौर पे। ऑलराइट, गुड लक देन। फिर देखते हैं कि हाउ इट स्पैन्स, लेकिन ये आपने साइटेशंस करनी ज़रूर है, ठीक है? और आपको रेफरेंसेस एपीए स्टाइल में आने चाहिए, और कोई यू यू बिकम फ़ैमिलियर विद एनी वन सॉफ्टवेयर जिसमें आपने जो आर्टिकल्स आपको मैंने अप्रूव करके दिए थे, उसकी भी साइटेशन बनाएँ, ठीक? उसकी भी साइटेशन बनाएँ, साइटेशन जनरेटर लेके, एपीए स्टाइल में। यू हैव टू डू इट इन एपीए स्टाइल।